नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। ऑपोजिशन के एक के बाद एक जलसे मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल की दिन ब दिन कशीदा कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमाओं के तनकीदी बयानात न सिर्फ सियासी सतह पर एक गहमा गहमी पैदा कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत की तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल करवाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मरियम बीबी, बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के खिताब ने एक बार फिर वाज़े किया कि वो अपने मौक़िफ़ से आगे ज़रूर जा सकते हैं, अलबत्ता पीछे नहीं हटेंगे। अब ऐसे में किसका पलड़ा भारी है, कौन ज़्यादा सियासी तौर पर ताकतवर है, वो जो हुकूमत में है या फिर वो जो हुकूमत के उस तरफ है। दूसरा ये कि अफगानिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म गुलबदीन हिकमतयार पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी है। अफगान अमन में पाकिस्तान का किरदार और इस मामले पर मुस्तक़बिल में क्या पेशरफ्त हो सकती है, इस पर भी बात होगी। और हम इस पर भी बात करेंगे कि जो सिचुएशन हम देख रहे हैं मुल्क में इकॉनमी की, कर्जों में जकड़ी मुल्क की इकॉनमी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में आज पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ मजीद बढ़ गया है। और आदादो शुमार ये बता रहे हैं कि एक साल के दौरान मुल्क की कर्जों में मजमूई तौर पर 7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब इश्क़ाई साहब, NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शेब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार सिदर इकबाल साहबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले अपोजिशन के कल के धुआंधार जलसे के हवाले से, जिसमें मरीम बीबी ने भी तकरीर की, बिलावल भुट्टो साहब भी आवाम से मुखातिब हुए और मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चलाए। एक जलसा होता है 16 को गुजरावाला में, दूसरा जलसा होता है 18 को कराची में, और नए की प्लानिंग जारी है जो कि होने वाला है कोयटा में, जिसे लीड करेंगे JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब। तो ऐसे में ऑपोजिशन का दावा यह है कि हम अपनी फैसला कुन जंग जीत कर रहेंगे। तो यहाँ पर ऑपोजिशन और हुकूमत में आखिरकार पलड़ा किसका भारी है इतने धुआंधार खिताबात के बाद? जनरल साहब, आपसे सबसे पहले आगाज करूंगी, बताइएगा कल का जो जलसा हुआ, जिस किस्म की तकरीरें पहले की जाती रही और कल की जाती रही, उससे ये लग रहा है कि हुकूमत ऑपोजिशन पीछे हटने वाली नहीं है। फिर यहाँ पे पलड़ा किसका भारी है, कौन ज्यादा ताकतवर आपको नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जमातें अपना शो कर रही हैं, अपनी पावर शो और जो भी स्ट्रीट पावर वगैरह, लेकिन आप देखिए कि बयानी में कुछ तब्दीली आई है। पीपल्स पार्टी ने वो अग्रेसिव स्टांस नहीं रखा जो मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में दिखाया, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो डिमांड्स वगैरह उसी तरह हैं। और इन सारे किस्से में अगर आप देखा जाए, आप देखें तो लगता यही है कि असल प्रॉब्लम जो है वो हुकूमत नहीं है, असल प्रॉब्लम करप्शन के केसेस हैं, जिसकी वजह से सारी परेशानी है। अगर हुकूमत प्रॉब्लम हो तो फिर इतनी तगोदो और ये सारा किस्सा करना और फिर इतने दुख के बाद फिर ये भी कहना कि जनाब आखिरी हरबा फिर होगा कि हम दे देंगे, इस्तीफे दे देंगे, ये आखिरी हरबा आप आज कर दो, हुकूमत हो जाएगी। लेकिन वो है नहीं मसला। इसी को प्रेशर में लाएंगे और प्रेशर में ला के कोशिश करेंगे कि हुकूमत जो है वो इनको किसी तरह को कंसेशन दे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर हुकूमत अपने काम पे तवज्जो दे तो वो या ये कि जो ये इश्यूज आ रहे हैं सामने, उनको पॉलिटिकली हैंडल करने की कोशिश करे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि हर वजीर अपना एक समझता है, फर्ज समझता है कि उसने जरूर कोई ना कोई बात करनी है और वो फिर आके कंट्रोडिक्टरी किस्म की बातें भी कर जाते हैं। वो ज्यादा प्रॉब्लम है इन लोगों के। अदरवाइज मैं समझता हूं कि अगर महंगाई का भी पिछला इंडेक्स जो मियां साहब के वक्त में रहा है, अगर वही ला के सामने लोगों के रखें और साथ साथ जो जखीरा अंदोज उनको पकड़ें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ सीधा कर सकते हैं, क्योंकि अवाम का मसला तो एक ही है, वो इन वाला मसला तो नहीं है। अवाम का मसला तो महंगाई वगैरह और उनके रोजगार की प्रॉब्लम है। तो वो ये तवज्जो अगर गवर्नमेंट उधर दे तो इनको इतना बड़ा मसला नहीं। और इन एनी केस जलसे जो हैं वो बहुत बड़े बड़े दूसरी पार्टियों ने भी किए हैं, तो उससे कोई हुकूमतें तो बदल नहीं गई। हुकूमत ने बदलने के लिए तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, वो एजिटेशन होती हैं जो यहाँ नहीं है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि हुकूमत की सेहत पे इन चीजों पर कोई फर्क पड़ता है। अलबत्ता हुकूमत अगर अकल करे तो वह अवाम की तरफ तवज्जो दे, उनके मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दे। अगर हुकूमत को कुछ नुकसान हुआ, फर्क पड़ा, तो उनके अपनी इन कोताही की वजह से होगा, जो इस वक्त पे उनको करने की जरूरत है। वरना मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल एक्टिविटी से उसको कोई खतरा है।
तो चूंकि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन जलसे जुलूसों का, लिहाजा हम ये कह नहीं सकते कि ऑपोजिशन का पलड़ा भारी है। NBC सवाल हम यहाँ पर ये करें कि कल जिस तरह के खिताबात किए गए, जिस तरह की तकारीरें की गई और अब भी 25 को जलसा एक्सपेक्टेड है JUI की तरफ से, क्या लग रहा है आपको कौन ज़्यादा यहाँ पर पॉलिटिकल पावर शो दिखाता हुआ नजर आ रहा है? हुकूमत ज़्यादा ताकतवर है या फिर ऑपोजिशन में बैठी जमातें? देखिए, ताकतवर की तो कोई बात ही नहीं, स्टेट बहुत ताकतवर होती है। स्टेट का ताकत हम पहले भी देख चुके हैं, वो उसको बरहना ताकत कह लें आप, या कल्चरल ताकत कह लें आप, या सिविलाइज ताकत कह लें, जो भी ताकत कहना चाहें कह लें, वो हम पहले देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं हम। लेकिन ये कि अपोजिशन ने अपना कल का जो शो था उसको बहुत से लोग बहुत से मानी पहना रहे हैं, लेकिन तगड़ा शो था, बड़ा शो था। और तमाम रिपोर्टरों से मेरी बात हुई है, मैं ख़ुद भी था वहाँ 6:30 पौने 7 तक, वहाँ ख़ुद भी था मैंने लोगों को देखा, मैंने देखा कि PTI के लोग भी वहाँ मौजूद थे। मैंने आपसे कई बार कहा कि कराची में नाउम्मीदी की कैफियत है। कराची को बड़ी उम्मीद थी PTI से, इमरान खान साहब से, तो वहाँ मैंने देखा कि PTI के वोटर्स मौजूद थे। वर्कर्स का मुझे पता नहीं, वोटर्स जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मेरे ताल्लुकात हैं, जो मुझसे लड़ते थे, जो हम बाकायदा बहस भी करते थे, वो भी नज़र आए वहाँ पर। जज़ायर के लोग नज़र आए, जो आइलैंड्स हैं हमारे कराची के, मलीर के बहुत लोग नज़र आए। मलीर आम तौर से आता नहीं है, लेकिन बहुत आया। और सबसे बड़ी बात ये कि लियारी का कलर नज़र आया। लियारी का कलर जो ख़त्म हो गया था जलसों में पीपल्स पार्टी की, वो नज़र आया। अब जहाँ तक ताकत है, जहाँ तक जनरल साहब ने कहा कि हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, हुकूमत को वाकई अपना काम करना चाहिए। हुकूमत वाक़तन अगर इमरान खान साहब के वादों का 20% पूरा कर दे तो बहुत से मसले खुद हल हो जाएंगे, बहुत से मसले खुद हल हो जाएंगे। महंगाई है, बेरोज़गारी है, अमन व अमान की कैफियत है। आप देखिए ना, बलूचिस्तान में और वज़ीरिस्तान में क्या हो रहा है। आपने नेशनल एक्शन प्लान को ताक पे रख दिया उठाकर। तो यही होगा, जब सिविल गवर्नमेंट नेशनल एक्शन प्लान पर तवज्जो नहीं देगी तो सूरत हाल यही सामने आएगी। अल्लाह ना करे कि आगे बढ़ाइए। इस वक्त फिर ज़रब लगाने का है। वक्त इस वक्त रोकने का नहीं, ज़रब लगाने का है, फिर कारी ज़रब लगाने का है दुश्मनों पर डट के। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हुकूमत अपनी इस्लाहत पे जाए, अपने उन वज़रा से जान छुड़ा ले जो पीरे तस्मा पा बन गए, जो बाहर से उधार लिए गए, अपने माहिरीन पे। अब देखिए, डॉक्टर इशरत इतने बड़े आदमी हैं, अब IBA के कितने स्टूडेंट्स हैं उनके पूरे पाकिस्तान में, अब तक बेचारे रिफॉर्म नहीं कर सके। कल दूसरी मीटिंग थी गंदम की कमेटी की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने की, वो मीटिंग भी नाकाम हो गई। हर सूबा अपनी अपनी कीमत लेकर आ गया। सिंध ने कहा जी आप दफ़ा करो, आप जो बताओगे हम कीमत रख देंगे। तो ये सूरत हाल है। हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, अवामी बहबूद का काम करना चाहिए, जिस मंशूर पर आई है वो काम करना चाहिए, वरना हिज़्ब इख्तिलाफ तो ताकत पकड़ेगी, इसमें कोई वो नहीं है। सिद्रा साहिबा, हुकूमत के हवाले से अगर हम अपोजिशन का मुकाबला देखें तो अपोजिशन में वो जमात भी शामिल है जो कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके बावजूद आपको कौन ज़्यादा पॉलिटिकल पावर में दिखाई दे रहा है? सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नोशन। मैं NBC की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि कराची का शो बड़ा शो था और मुतहरिक करने में वो बहरहाल लोगों को कामयाब रहे हैं। लेकिन फिर वही बताती है कि बड़े बड़े जलसे हमने पहले भी देखे हैं, सिट-इन्स भी देखे हैं, प्रोटेस्ट भी देखे हैं, कई हफ्तों और महीनों पर भी प्रोटेस्ट भी देखे हैं। लेकिन क्या हम इसको ये कहेंगे कि ये पलड़ा इतना भारी है कि कोई वाज़ेह तब्दीली ला सके? तो इस वक्त एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर इस वक्त बिल्कुल इस मोमेंट का स्नैपशॉट हम लेते हैं तो नज़र यही आ रहा है कि हुकूमत का पलड़ा भारी है। इनफैक्ट कई ऐसे अवामिल, कई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कोई ऐसे बयानात ऐसा लगता है कि हुकूमत को मज़ीद तक़वियत दे रहे हैं। इस वक्त जिन मौज़ूआत को लेके, जिन इशूज़ को लेके अपोजिशन बाहर निकली है वो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपस में इतने डिवाइडेड हैं, ये अलायंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि ना ये आइडियोलॉजिकली साथ हैं, इनके मफादात भी अलग अलग हैं। तो वो स्ट्रेंथ जो उम्मीद की किरण बन के लोगों को नज़र आनी चाहिए थी कि चलें हुकूमत वक्त अगर गलती कर रहे हैं तो अपोजिशन बड़ी स्ट्रांगली सामने आ रहे हैं। यहाँ पे हुकूमत का वो नैरेटिव कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, कोई रिलीफ चाहते हैं,
वो तक़वियत पकड़ रहा है। फिर जो बदनज़मी हमने कल देखी, कल जो अफसोसनाक वाक़या मज़ार क़ायद पे हुआ, उसका भी मुझे लगता है कि एक इफ़ेक्ट आया है। हम दोनों जलसों की, पावर शोज़ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बिल्कुल दरमियान में टाइगर फोर्स का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरह यूथ को और लोगों को एड्रेस किया, सरियाब इसमें मैंने भी शो किया और मैंने एक छोटा सा पोल अपने सोशल मीडिया पे भी रखा था। 2/3 लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पोस्चर से, उनकी स्टेटमेंट से, उनके अल्फाज के इंतखाब से अग्री किया है। तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्लिप हो रही हैं। ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे सकती थी हुकूमत को। जो असल मामला है, महंगाई का मामला है, फॉरेन डेट का मामला है, आगे आपने कर्जों का सवाल रखा है, लेकिन उनकी अपनी बदनस्बी और जिस तरह वो मुंतशिर हुए हैं इस वक्त, उनको ये अलाउ नहीं कर रही है। इस वक्त बहुत सारे लोगों की जो अगर एक तरह से उम्मीद बंधी हुई थी मरीम नवाज साहिबा से, उनके कराची आने का इंतज़ार था, तो मज़ार क़ायद से होने वाला जो वाक़या है और उसकी जो आप फुटेज थ्रू आउट देख रहे हैं, उससे लोगों को दोबारा, क्योंकि वही वाला सवाल आ जाता है कि आप इस तरह की बदनज़मी को क्या बर्दाश्त करेंगे। फिर अभी कुछ देर कबल ही उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी वो बड़ी एग्रेसिव पोजिशनरिंग ले रही हैं। बिल्कुल वही नैब की पेशी वाला उनका मामला, वो कहती है मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे आओ और गिरफ्तार करो। तो मुझे लग रहा है कि अपोजिशन खुद तक़वियत दे रही है हुकूमत को इस वक्त। एनबीसी अपना पॉइंट आप ऐड कर दीजिए, फिर मैं ताकि इस बार वर्दी साहब की तरफ जा सकूं। नहीं, मैं कहता कि ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं तो, और ये इत्तेहाद जो भी बनता है, PNA का हो, IGI का हो, खैर IGI तो फंडेड इत्तेहाद था, उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी है। PNA भी फंडेड था, उनमें भी इंतशार था, नमाज साथ नहीं पढ़ते थे वो लोग भाई, वो लोग नमाज में एक साथ इमामत में नहीं खड़े हुआ करते थे, उनमें आपस में इख्तलाफात थे, इनमें इख्तलाफात होंगे, इनमें इंतशार होगा। ये एक लूज़ कन्फेडरेशन कह लें इसको आप, मुख्तलिफुल ख़याल लोगों की जो हुकूमत को गिराने के लिए जमा नहीं हुए। मुझे यकीन है कि इनका जो वो है हुकूमत गिराना नहीं है, बल्कि हुकूमत को घसीटना है। NBC एक चीज़ और ध्यान में रखिए, कराची का जलसा बहुत बड़ा था, लेकिन पंजाब का इससे 4 गुना बड़ा हो सकता था अगर PMLN की यहाँ गवर्नमेंट होती। ये थोड़ा सा फर्क रह गया, जिसकी वजह से वहाँ जलसा वो नहीं हुआ। अब कंटेनर होते भी तो, अगर हुकूमत उनकी होती तो फिर आप देखते कि कैसा बड़ा जलसा होता। कंटेनर ना होते कराची में, ये फर्क है। नहीं, कराची पे तो हुकूमत, होते भी, कराची पे हुकूमत PTI की है, कराची पे हुकूमत PTI की है। जनरल साहब मेरी बात, वो नहीं जो जनरल साहब मेरी बात सुनिए, कराची पे हुकूमत PTI की है, उनके अराकीन असम्बली हैं, उनके अराकीन सूबाई असम्बली हैं, फिर MQ वाले हैं जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी हैं। तो इनके हाथ में क्या था, ये तो मुंह छुपाते हुए फिर रहे बेचारे, बाद में सामने आए और फिर एक जलसे पर 11 12 वजीर गिर पड़े, बी पर करो। एक अजीब सूरत हाल थी। तो मसला कराची का नहीं है, मसला उस महंगाई का है, उस बर्बादी का है, उस बेरोज़गारी का है जो इस हुकूमत ने फैलाई है। ये हुकूमत अगर ये सब चीज़ें वापस ले ले, इमरान खान अपने मंशूब पर अमल करें, अपने वादों पर अमल करें, तो आप यकीन करें मामला खत्म हो जाए। चलें NBC में आप ही के पॉइंट को लेकर आगे चलती हूँ। सरवड़े साहब ये फरमाएगा, ऑपोजिशन ने कल के अवाम ने कल के जलसे में भरपूर शिरकत करके क्या ये साबित किया कि ऑपोजिशन का पलड़ा भारी है? मैं समझता हूँ कि अब तक के जो दोनों मैचेस हुए हैं, गुजरांवाला और कराची के, दोनों मैचेस के बाद गवर्नमेंट अननर्व नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि गवर्नमेंट बड़ी कूल एंड काम है और इसको बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी से हैंडल कर रही है। गवर्नमेंट बहुत अननर्व भी है और पैनिक भी है, और मैं अल्फाज बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मतलब जो कुछ किया है आज भी सारा दिन स्टुपिडिटी है ना, आप समझें। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हुकूमत को, देखें ना, आप किसी ने सेंस प्रिवेल की है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर नई सियासी बात की ना, उन्हें समझ आई कि मैंने जो कन्वेंशन में बात की थी उसका बैकलैश इतना ज़्यादा आया है कि आज फिर उन्होंने सारा दिन, हालांकि आज तो उनके पास बात करने के लिए बहुत मवाद था, कायदे आज़म के मज़ार से लेकर वो आज कायदे आज़म के फरमुदात से लेकर कितनी बात आज कर सकते थे, लेकिन आज नहीं की है। किसी ने उन्हें समझाया है कि इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो आपका अपना नुकसान हो जाएगा। ये ऑपोजिशन की विकेट पे जाके आप खेलना शुरू हो जाते हैं जब आप तानाजनी की सियासत और गालम गलूच की सियासत पे आते हैं। ऑपोजिशन को तो ये चाहिए होता है,
और पिछले दोनों जलसों का जो जवाब हुआ है वो ऑपोजिशन के हक में गया है। हुकूमत को कहीं समझना होगा कि उनका काम गाली देना, गाली का जवाब गाली से देना नहीं है, काम करना है। हुकूमत की गुफ्तगू नहीं बोलेगी, हुकूमत के काम बोलेंगे। उनके काम लोगों को जब नजर आएंगे वही जवाब होगा ऑपोजिशन को। आप कोई काम ना करें, आज भी आपने 25 से 30% दवाइयाँ महंगी कर दी हैं और आप ऑपोजिशन को गालियाँ निकालते जाएं, चाहे सबको पकड़ के अंदर भी कर दें, तो आप कहेंगे हम मैच जीत लेंगे। मेरा मतलब है आप रोज़ दवाइयाँ भी महंगी करी जाएं, रोज़ तेल भी महंगा करी जाएं, रोज़ आटा भी महंगा करी जाएं, चीनी भी महंगी करी जाएं और फिर ऑपोजिशन को गालियाँ भी निकाली जाएं और कहें कि हम मैच जीत रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है हुकूमत को चाहिए काम करने पर तवज्जो दे। जब ये हुकूमत की प्रॉब्लम पिछले 2 साल की ये है कि ये काम नहीं कर रही, सिर्फ बोल रही है, बोली जा रहे हैं। दिन में 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। हर वजीर ने अपना टाइम लिखाया होता है, मैं इतने से इतने बजे, मैं इतने से इतने बजे, और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ही सारे नंबर हैं वजीर आजम के आगे। वजीर आजम भी प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे नंबर लगाते हैं, उनकी कारकर्दगी के नंबर नहीं लगाते हैं। जो जितनी अच्छी गाली देता है वो उतना अच्छा वजीर है। काम करने पर तो किसी को वजारत मिल ही नहीं रही है। यहाँ पे परफॉर्मेंस की कोई वैल्यूएशन ये थोड़ी है कि उसने काम क्या किया है। परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन ये है कि उसने गाली कितनी अच्छी निकाली है। मैं समझता हूं कि ये दोनों मैचेस में, गुजरांवाला और कराची में, गवर्नमेंट, ऑपोजिशन गवर्नमेंट को अननर्व करने में कामयाब हुई है। आज का जो सारा कैप्टन सफदर वाला शो था वो गवर्नमेंट के अननर्व होने की निशानी थी। कोई गवर्नमेंट किसी ऑपोजिशन को ऐसे फुल टॉस भी देती है कि वो छिक्का मार दे। मतलब इस तरह भी स्टेडियम से बाहर छिक्का खाया जाता है जैसे आज खा लिया। इतनी ये तो मुझे लगा चेतन शर्मा ने गेंद किया और मियाँदाद ने छिक्का मार दिया और पूरा स्टेडियम में एक तरफ खड़ा हो गया। 12 घंटे का ऑन एयर टाइम भी दे दिया आपने, मुफ्त में मजलूम भी बनाया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने। ठीक, ज़ैकम साहब, कैसी रही ऑपोजिशन की परफॉर्मेंस? वाकई टफ टाइम दे दिया, कर लिया अपना पलड़ा भारी ऑपोजिशन ने हुकूमत के हवाले से? देखिए, पहले तो मैं सरवर्दी साहब को बताऊंगा कि बोलने पर बड़ी मेहनत लगती है। ये बोलने को ऐसे कम अहम चीज़ ना समझें। और ज़रियाब, आप ये बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पलड़े में मौलाना का वज़न हो और वो पलड़ा भारी ना हो? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, अभी तो पार्टी, क्या बात है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी देखने की बात यह है कि इन चंद हफ्ते में तब्दील क्या हुआ है, आगे तो पता लग जाएगा। देखिए, चंद हफ्ते पहले, ये 2-3 हफ्ते पहले ही अपोजिशन आपको कहीं नज़र नहीं आ रही थी, इसका नामो निशान नहीं था, ये लंबी हुई थी। और इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत कर रहे थे और वो छाए हुए थे। लेकिन आज आपको क्या नज़र आ रहा है? अपोजिशन का अलायंस बन गया। ये अलायंस क्या करेगा, कितना ख़तरनाक साबित होगा, किस तरह परफॉर्म करेगा, कितना इकट्ठे रहेंगे, कितना नहीं रहेंगे, ये तो मुस्तकबिल बताएगा। लेकिन जहाँ तक पोटेंशियल की बात है, जब अपोजिशन पार्टियाँ इकट्ठे हो जाती हैं, चाहे वो कमज़ोर पार्टियाँ ही क्यों ना हो, छोटी पार्टियाँ भी क्यों ना हो, तो वो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन जाती है। उसकी वजह ये होती है कि ये पार्टियाँ मुख्तलिफ़ तबकात, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। ये सिर्फ उनकी वीकनेस नहीं होती, ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी होती है कि एक ऐसा अलायंस है जिसमें मदरसा भी शामिल है, जिसमें बाज़ार को रिप्रेजेंट करने वाले भी शामिल हैं, जिसमें बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले भी शामिल हैं, जिसमें केपी की ताकत भी शामिल है, जिसमें मज़दूरों को भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन है, सिंध को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी ताकत मिलकर बन जाया करती है। और ये ज़रूरी नहीं कि अपोजिशन एक पार्टी में कन्वर्ट हो, अलायंस तो अलायंस ही रहेगा ना। लेकिन अलायंस रहते हुए पार्टियाँ हुकूमत के लिए बहुत बड़ा अजाब बनती हैं। अब आप ये देखिए, ये ऐसी हुकूमत है जो मन्नतों मुरादों से आई थी, जिसको बेहतरीन किस्म का फार्मूला मिला, जिसे आला तरीन स्कूल में दाखिल कराया गया। लेकिन जब ये रिज़ल्ट शीट लेकर आती है तो घर वालों की चीखें निकल जाती हैं। और इसी में अपोजिशन की स्ट्रेंथ है, इसी में हुकूमत की नाकामी है। रोज़ स्कैंडल आ रहे हैं, और ये ऐसे स्कैंडल्स नहीं हैं जो सिर्फ अखबारों के लिए और टीवी के लिए हों। ये वो स्कैंडल्स हैं जो लोगों को उनके दस्तरखान में, उनकी रोटी में नज़र आ रहे हैं। एक एक रोटी में वो स्कैंडल छुपा हुआ है, एक एक चाय के कप में लोगों को स्कैंडल का टेस्ट नज़र आ रहा है। बेरोज़गारी है कि करोड़ों बेरोज़गार हैं, महंगाई है
तो शदीद महंगाई है और ख़ास तौर पे फूड इन्फ्लेशन है, गुर्बत है, तो करोड़ों लोग मिडिल क्लास से गुर्बत में नीचे गिर गए हैं। तो अगर ऐसे में भी अपोजिशन उसको कैश नहीं करा सकती तो ये उसकी बहुत बड़ी नाकामी होगी। बाकी पलड़ा किसका भारी होगा ये फ़ैसला तो अवाम ने करना है और इलेक्शन में करना है और इस पर टाइम लगेगा और अभी भी हुकूमत के पास मौका है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिसने हनीमून पीरियड को इस तरह से बर्बाद किया वो हुकूमत दबाव में आके परफॉर्म करेगी और जब इलेक्शन आएगा तो फिर पलड़ा उसका भारी होगा। तो बगैर किसी ऑप्शन के हमारा पहला सवाल ओपन डिबेट पर था कि पलड़ा किसका भारी है। जगम साहब ये कह रहे हैं कि अवाम ने डिसाइड करना है कि ऑपोजिशन का वो चुनते हैं या फिर हुकूमत को चुनते हैं कि उनके मसाइल किसने हल करने हैं। जबकि एनबीसी ने कहा कि इमरान खान साहब अपने वादों का सिर्फ 20% भी अगर पूरा कर लें तो ये मामला यहीं के यहीं दब कर रह जाएंगे। जबकि जनरल साहब और सिद्रा साहब ये कह रही हैं कि ऑपोजिशन के अपने बयानात उनके लिए आने वाले दिनों में मसाइल खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सरवर्दी साहब ये कह रहे हैं कि सिचुएशन से तो यही लग रहा है कि ऑपोजिशन अपना मैच जीत चुकी है। आगे बात करते हैं अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो पाकिस्तान का दौरा अब ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान की मफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला ने भी गुज़िश्ता माह पाकिस्तान का दौरा किया था और इसी सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म गुलबदीन हिकमतयार भी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसे में अफगान अमन अमल में पेशरफ्त हो रही है। क्या हम इस तासुर को लेकर आगे बढ़ सकते हैं कि इस तरह की जो मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है पाकिस्तान में, ये इसी का शाखसाना है, ये इस बात की अक्कासी कर रहा है कि अफगान अमन अमल में कोई पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है। एनबीसी, आपको लग रहा है ये इस दौरे के बाद कि ऐसा वाकई कुछ होने जा रहा है? पहले तो बता दूं मैं हिकमतयार के बारे में थोड़ा सा कि प्रो पाकिस्तान एलिमेंट में शुमार है इनका। नसरुल्लाह बाबर ने 3 अफराद को अपना बेटा कहा था, उनमें से एक हिकमतयार थे और हिकमतयार को और दीगर हजरात को बाकायदा अफ़गानिस्तान में एक कैंपेन के लिए भेजा गया था जो चलाई गई। और ये वो दौर था जो हम कहते थे कि अफ़गानिस्तान में हमारी स्ट्रेटजिक डेप्थ है और हमारे पल्ले पड़ा, बाद में हमारे सर पे आके लगा बहुत ज़ोर से। जो भी था, हिकमतयार का आना बहुत इंपॉर्टेंट यूँ है कि वो बहुत क्राइसिस से होकर आ रहे हैं और उनके आने की मुखालफत भी थी पाकिस्तान, क्योंकि अब्दुल्ला होकर जा चुके थे और अब्दुल्ला का दौरा भी कामयाब रहा था। अब्दुल्ला यहाँ से वाक़तन मुतासर होकर गए थे, जबकि अब्दुल्ला का ताल्लुक़ पाकिस्तान के मुखालिफ ग्रुप से था, शुमाली इत्तेहाद से था। अब इनका आना और अब्दुल्ला का आना, अशरफ गनी का खामोश कुछ दिनों से रहना, भारतीय पॉलिसी को फ़िलहाल टोना करना लेकिन दरअंदाजी जारी रखना, ये 2 मुख्तलिफ सूरत हाल है। जो दोहा प्रोसेस चल रहा है उसमें पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दी है। पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स उनके हवाले कर दिए हैं, अपने लोग उनके हवाले कर दिए हैं, मुज़ाकरात शुरू करा दिए हैं, तालिबान को साथ बिठा दिया है और तालिबान भी पाकिस्तान आके साथ बैठे हैं हमारे। वहाँ बातचीत हुई है और पाकिस्तान ये पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अफ़गानिस्तान का मसला हल हो जाए और पाकिस्तान का जो प्लान था भुट्टो साहब से लेकर तमाम प्रेसिडेंट्स तक का सेंट्रल एशिया वाला प्लान, वो किसी तरह पूरा हो जाए, हिंदुस्तान को रोका जाए। हिंदुस्तान को रोके बगैर सेंट्रल एशिया से हमारा मंसूबा पूरा नहीं होता। लेकिन अगर हम वाघा का बॉर्डर खोलेंगे और वाघा से हम रास्ता देंगे हिंदुस्तान को तो हमें नुकसान होगा और आगे चलकर अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो सकता है। लेकिन तालिबान के अपने इशूज़ हैं। तालिबान शरीयत की बात कर रहे हैं, तालिबान अपने उसूलों पर कायम है। तालिबान ने कह दिया है कि वो शरीयत से पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ आया था कि डेमोक्रेटिक और सेकुलर ढांचा होगा, वो तालिबान मंजूर नहीं कर रहा है। इसी वजह से झड़पें भी हो रही हैं, इससे नुकसान भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये कि बहुत बात आगे चली गई है। तालिबान खुद अमन चाहते हैं, तालिबान की कोशिश ये अमन कायम हो जाए और किसी तरह जो 20% इलाका बाकी रह गया है काबुल के पास, वो भी उनको मिल जाए, अफगानिस्तान पर उनकी हुकूमत हो जाए। तो ये मेरा ख्याल है बेहतरीन है, उनका दौरा भी बेहतरीन होगा, नताइज भी बेहतरीन होंगे। जनरल साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इस दौरे को? बेहतरीन नताइज सामने आएंगे, सूदमंद साबित होंगे पाकिस्तान के लिए भी? देखिए, गुलबदीन हिकमतयार ने कुछ अर्सा पहले ऑफर किया था कि मैं पीस प्रोसेस के लिए कुछ मदद कर सकता हूं और वो मुझे मौका दिया जाए, और उन्होंने कहा कि मैं तालिबान के साथ मिलकर काम कर सकता हूं।
ये उनकी स्टेटमेंट थी जिसकी वजह से इंडिया बहुत अननर्व हुआ और इंडिया में बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। उन्होंने बल्कि अपने अंदर अपने जो थिंक टैंक्स थे उनके उन्होंने वार्न करना शुरू किया गवर्नमेंट को कि ये रुकवाना चाहिए, ये खतरनाक होगा, क्योंकि ये शख्स जो है ये बड़ा प्रो पाकिस्तान और वो उसकी हिस्ट्री रही है। तो इस वजह से उनका ख्याल था कि अगर इसने भी पाकिस्तान के पलड़े में अपना बोझ डाल दिया तो उसके बाद पाकिस्तान के हाथ मजीद मजबूत हो जाएंगे। तालिबान के साथ पहले ही है और इसका भी साथ आ जाना, अभी ये समझा जाता था कि ये न्यूट्रल आदमी है क्योंकि इसने तालिबान को छोड़ के तो इसने काबुल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके तो ये वापस चले गए थे और अपनी एक पोलिटिकल पार्टी बनाई थी। लेकिन उससे हटके जब ये तालिबान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट के गालिबन फेवरेट नहीं थे, इसलिए वो दूसरी साइड पे आना चाहते हैं। पाकिस्तान इससे एडवांटेज लेना चाहेगा क्योंकि पाकिस्तान को एक एडिशनल मोरा मिल जाएगा जो पाकिस्तान की फेवर में काम करेगा। लिहाजा मेरा अपना अंदाजा है कि ये पाकिस्तान ने ही उनको इन्विटेशन भेजा उनकी स्टेटमेंट के बाद कि आप विजिट करें, और वो 3 दिन के दौरे पे यहाँ पे आ गए। अब वो यहाँ पे बैठ के मोस्ट प्रॉब्ली जो पीस प्रोसेस है उसको आगे ले जाने के लिए तो बात होगी, लेकिन स्ट्रेटेजी वो वर्कआउट की जाएगी जिसको पाकिस्तान मुनासिब समझता है और उसमें देखा जाएगा कि क्या गुलबदीन हिकमत यार उसमें क्या मदद कर सकते हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त होगा इस वक्त कहना, क्योंकि उनका पहला ही इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि पाकिस्तान के मुफाद में है कि अफगानिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जिसको भी अपने फेवर में कर सकते हैं वो करें। उसकी वजह यह है कि बावजूद बेशुमार दफा यकीन दहानियां कराने के कि पाकिस्तान कहता रहा कि जनाब हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हम अफगानिस्तान के अमन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला को देखिए कि यहाँ विजिट करने के बाद वो फिर फौरन इंडिया अगले दिन इंडिया गए हैं और इंडिया काफी दिन रह के आए हैं। वहां पे उनको गालिबन ये तो एक स्टेटमेंट जो बाहर पब्लिक में लाई गई वो तो यही थी कि हम पीस प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसमें इंडियन स्ट्रेटेजी जो है वो रखी गई और इंडियन स्ट्रेटेजी वो यही है कि पीस प्रोसेस जो है वो कोई ऐसी मिडिल ग्राउंड पे नहीं होगा, वो 100% जो है वो नॉर्दर्न अलायंस और अशरफ गनी की टर्म्स पे होगा। नतीजा ये कि वो जो टर्म्स अब सामने आएंगी तो पीस प्रोसेस लाजमन आगे नहीं चल सकेगा, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक की बुनियाद पे चलना था कि दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे को अकोमोडेट करते, तालिबान भी और गवर्नमेंट। तो इंडियंस जो है वो अपना स्पैनर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत है वहां पे उनके स्टांस में भी सख्ती आएगी। और पीस प्रोसेस में पेशरफ्त तो होती हुई दिखाई दे रही है, पाकिस्तान को उसका एडवांटेज भी होगा, लेकिन ये फल पाकिस्तान की झोली में कब गिरता है, पाकिस्तान को कब खाने को मिलता है, वो एक फिलहाल पीस प्रोसेस में प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन इन पाकिस्तान के लिए ये एडवांटेज होगा कि पलड़ा थोड़ा भारी होगा क्योंकि एक स्टेक होल्डर आपके साथ आके मिल रहा है। अगर पाकिस्तान की एफर्ट्स को ज्यादा स्टेक होल्डर वहां सपोर्ट करेंगे तो वो काबुल गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात होंगी और इंडिया अपनी स्ट्रेटेजी नहीं चला सकेगा वहां पे। सो इसलिए आज से मैं समझता हूँ ये एक वेलकम है उनका दौरा, जिससे मैं वेलकम करना चाहिए। ठीक है, जगह सब करें एडवांटेजेस हैं पाकिस्तान को इस चीज़ के, लेकिन मुस्तकबिल करीब में इतना जल्दी ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। आपके एनालिसिस? देखिए, मुस्तकबिल तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आएगा और उसमें बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर हम देखें तो गुज़श्ता 20 साल के हवाले से जितनी उम्मीद इस वक्त थी, इस लम्हे में है, इतनी पहले कभी नहीं थी। और जब उम्मीद हो तो उसी वक्त रिस्क भी होता है। 2-3 डेवलपमेंट्स ऐसी हो चुकी हैं जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। पहली बात तो ये है कि फरवरी में अमेरिका और तालिबान का एक माहिदा हो गया जिसमें अमेरिका ने कमिट किया कि वो 14 माह में अफ़गानिस्तान से अपनी तमाम फ़ौजें बुला लेगा। इसी माहिदे के तहत मार्च में तालिबान और अफ़गान हुकूमत की और अफ़गानिस्तान के जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके मुज़ाकरात शुरू होने थे, लेकिन 5000 कैदी जो अफ़गान हुकूमत ने रिहा करने थे वो रिहा नहीं हुए, उसमें बहुत देर लग गई। लेकिन खुदा करके सितंबर में ये मुज़ाकरात भी शुरू हो गए। अब अफ़गान भी बहुत अरसे के बाद 20 साल के बाद पहली बार अफ़गान आपस में भी बैठे हैं और ये ज़्यादा मुश्किल बात है। अफ़गानों का आपस में किसी बात पे एग्री करना उनका बाहर के किसी बंदे से एग्री करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल बात है। अब अमेरिका की रवानगी जो है वो भी ड्यू है और जो इत्तफ़ाक़ राय अफ़गानों को पैदा करना है जिससे मसला हल होगा
उसमें बिल्कुल जनरल साहब ने ठीक कहा, बहुत सी रुकावटें हो सकती हैं। NBC ने उसकी तरफ इशारा किया। मसलन तालिबान ये कहते हैं कि शरई निज़ाम होना चाहिए, अफ़गान हुकूमत ये कहती है कि अफ़गानिस्तान का एक आइन है और वो आइन इस्लाम के ऐन मुताबिक है, अफ़गानिस्तान में आइनी निज़ाम होगा। अफ़गान हुकूमत ये कहती है कि जंग बंदी होनी चाहिए, तालिबान जंग बंदी पे तैयार नहीं है। तालिबान ये कहते हैं कि अबूरी हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन सदर अशरफ गनी कहते हैं कि मुझे कोई सदारती महल से निकाल कर तो दिखाए। तालिबान में ये एरोगेंस है कि हमने तो एक सुपर पावर को मजबूर किया है, 18 माह बात चलती रही, आखिर हमने उनको मजबूर किया कि हमारी टर्म्स पर वो अग्रीमेंट पर आएँ। और सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो इस वक्त ये है कि दोनों पार्टियां ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। तालिबान ये समझते हैं कि अगर अमरीकी हुकूमत निकल गई तो वो बड़ी आसानी से अफ़गान हुकूमत को ढा देंगे, और अफ़गान हुकूमत ये समझती है कि अगर उन्होंने थोड़ा वेट कर लिया तो हो सकता है कि ट्रंप ही हुकूमत में रह जाएं। ट्रंप अभी भी सिचुएशन इफ एंड बच में है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस दौरे के बाद मामलात कोई पेशरफ्त, देखिए ये तो एक छोटी सी पेशरफ्त है। इस दौरे में हमें बहुत कुछ रीड नहीं करना चाहिए। हिकमत यार साहब इस वक्त अफगानिस्तान के कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं हैं। इस वक्त की सूरत हाल में, इस वक्त की चेस बोर्ड पे वो एक छोटे से प्लेयर हैं। हमारे एक ज़माने में बहुत महबूब रहे हैं, हमारी उससे बड़ी याददाश्तें। और अच्छी बात है, पाकिस्तान के एक दोस्त हैं, वो आए हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। हमने दूसरे जो साइड्स हैं उनको भी होस्ट किया है, उनको भी बुलाया है। जी सिद्दत साहिबा, अफगान पीस प्रोसेस में ऐसा मोड़ भी आया जब हमने देखा कि तालिबान मुज़ाकरात की टेबल से हमें उठते हुए और वापस जाते हुए भी दिखाई दिए हैं। ये आज का दौरा कोई पेशरफ्त दिखा सकता है आने वाले दिनों में हमें? सरियाब, जिस तरह की डिप्लोमेसी में हमेशा कहा जाता है देयर नो परमानेंट एनिमीज, देयर नो परमानेंट फ्रेंडशिप्स, हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ा अहम और कलीदी किरदार है इस पीस प्रोसेस में, इन पीस टॉक्स में। बट एट द एंड ऑफ द डे एज अ सॉवरेन कंट्री हम इस बात को भी रिस्पेक्ट करते हैं कि अफ़गानिस्तान भी एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसने अपने मफादात को देखना है। मैं बिल्कुल ज़ैगम साहब की बात से एग्री करती हूँ जब उन्होंने कहा कि इनका आपस में बैठना ज़्यादा अहम है। अब जब हम अफ़गान गवर्नमेंट वर्सेस तालिबान की सिचुएशन देखते हैं, बिल्कुल वहाँ पे डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की ये ख्वाहिश थी कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हम नवंबर 3 से पहले देखें। और उसमें हमने रस्साकशी देखी, जो प्रिजनर्स की रिहाई का मामला था वो काफ़ी इल्तवा के बाद माना भी किया, लेकिन उसकी एक अपनी खफगी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ऑल इज़ वेल या देयर इज़ नो ट्रबल इन पैराडाइज। ऐसा लगता है कि ऑन ग्राउंड बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जिसमें अब प्लस एंड माइनस ये होना है कि अमरीकी इलेक्शंस का क्या रिजल्ट निकलता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तब भी नहीं आएगा, हुकूमत चाहे डेमोक्रेट्स की हो या रिपब्लिकन्स की हो, उनकी जो अफ़गान पॉलिसी है वो अपनी जगह है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान का इस पेशरफ से क्या ताल्लुक़ रहेगा। देखें, अगर हमारे पड़ोस में अमन रहता है तो ये हमारे लिए सबसे अहम बात है, बिकॉज एक तो हमारा बॉर्डर बहुत पोरस है। आज भी अगर हम हिकमतुल्लाह साहब की बात की तरफ देखें, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अफ़गान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ज़रियाब हमेशा ये रही है कि हमारे जितने पड़ोसी ममालिक हैं, हमारी उनसे कोई भी ख़ास इंटीग्रेशन नहीं है, कल्चरल एसिमिलेशन नहीं है। हमारे वो ताल्लुकात, ये बात हमें अग्री करनी चाहिए, इसको एडमिट करना चाहिए कि ऑल्दो हम इस जंग में और बहुत सारी मुश्किलात में अफ़गान भाइयों के साथ खड़े रहे हैं, हमने उनको एज रेफ्यूजीज़, सबसे बड़ा रेफ्यूजीज़ का जो नंबर है वो पाकिस्तान होस्ट किया है कई दिहाइयों से। लेकिन अगर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्ड की, बायलैटरल रिलेशंस की बात की जाए तो भारत के ताल्लुकात अफगानिस्तान में कई गुना बेहतर है। हमारे लिए इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात इसलिए भी अहम हैं क्योंकि हमारी इस मौजूदा हुकूमत में, ख़ास तौर पर इन 2 सालों में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने आप को जिस तरह एक कश्मीरी बहनों और भाइयों का नुमाइंदा बन के, एम्बेसडर बन के पूरी दुनिया में प्रेजेंट किया है, तो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स में ऑलरेडी कशीदगी है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि इंशाल्लाह ताला हम अफगानिस्तान में अपनी सिचुएशन को बेहतर कर पाएं और एक मस्बत किरदार अदा कर सकें। मतलब आप कहने की होप रखनी चाहिए हमें, अभी भी कुछ भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट ना करें इस एक विजिट से। और ये अभी एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, उसमें एक मोड है जो इंटरेस्टिंग है, जिसको मीडिया अटेंशन, लेकिन ज़लमे साहब भी कई दफा आए हैं। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। मुज़म्मिल साहब, देखिए, हम यहाँ कहा गया कि गुलबदीन हिकमत यार पाकिस्तान के दोस्त हैं। मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के दोस्त थे, लेकिन फिर एक वक्त आया कि पाकिस्तान ने उन्हें पनाह देने से इनकार किया और उनको पाकिस्तान से देश निकाला दिया
और वो ना अफ़गानिस्तान जा सकते थे, ना पाकिस्तान में रह सकते थे, और उनके लिए दुनिया में कहीं भी रहना मुमकिन नहीं था। तो उन्हें ईरान ने पनाह दी और वो तेहरान में कई साल रहे जब तालिबान की हुकूमत थी। और ये बहुत लेटरली वो तेहरान से फिर वो अफ़गानिस्तान वापस गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अब पाकिस्तान के नहीं, ईरान के दोस्त हैं। और हमें देखना चाहिए कि जब पाकिस्तान तालिबान के साथ को रिकग्नाइज़ भी करता था तो उस वक़्त ईरान की जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी थी वो पाकिस्तान से मैच नहीं करती थी। और ईरान के भी अपने स्टेक्स हैं अफ़गानिस्तान में, उसका भी बहुत बड़ा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, और उसकी भी एक अपनी जो बहुत उस तरफ का एरिया है जहाँ ईरान बॉर्डर लगता है, वहाँ पे ईरानियंस के अपना, जैसे हमारे स्टेक्स हैं वैसे उनके स्टेक्स हैं। और गुलबदीन हिकमतयार को मैं अब पाकिस्तान के रैकेट में तो नहीं देखता, जितनी उन्होंने ज़िंदगी तेहरान में गुजारी है और जितनी मेहमान नवाजी उन्होंने तेहरान में ईरानियंस ने उनकी की है, तो अब मेरे ख़्याल में वो मौजूदा सिचुएशन में पाकिस्तान से ज़्यादा ईरान के दोस्त होंगे अफ़गानिस्तान के कॉन्टेस्ट में। पहली बात तो ये है। पाकिस्तान ने तो उनके साथ बुरा किया था, उन्हें रखने से भी इनकार कर दिया था, उनकी फैमिली को भी रखने से इनकार कर दिया था। हम अमेरिकन प्रेशर्स में भी आ गए थे और हमने उनको यहाँ से जाने के लिए कह दिया था, वो कई साल यहाँ रहे। तो अब वो पाकिस्तान जब आए हैं तो बहुत गिले शिकवे होंगे उनके पाकिस्तान के साथ। मैं उन्हें तेहरान में मिला भी था, जब वो तेहरान में पनाह लिए हुए थे तो मैं ईरान गया था, तो मैं उन्हें तेहरान मिला भी था। ये 9/11 से पहले की बात है। 2016 में गुलबदीन हिकमतयार ने अशरफ गनी के साथ पीस ट्रूस कर लिया था, जब अभी तालिबान के पीस ट्रूस का कोई इम्कान ही नहीं था, जब अभी अमेरिका और तालिबान की बातचीत का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। अशरफ गनी ने के साथ गुलबदीन हिकमतयार ने 2016 में ही सुलह कर ली थी और थोड़ी बहुत को एग्जिस्टेंस और पावर शेयरिंग कर ली थी। लिहाजा वो अशरफ गनी कैंप में है, अब्दुल्ला कैंप में है, और अब्दुल्ला का जनरल साहब ने कह ही दिया। मैं भी कहना चाहता था कि उनकी पाकिस्तान वाली गुफ्तगू को कम देखें और जो उन्होंने इंडिया में गुफ्तगू की है उसको ज़्यादा पढ़ें, और जो इंडिया और अमेरिका का जॉइंट कम्युनिके है 10 सितंबर वाला, उसको ज़रा गौर से पढ़ें, तो फिर पाकिस्तान की सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि हम अफ़गानिस्तान में खड़े कहाँ हैं। जो रोज़ी सी पिक्चर हमें यहाँ दिखाई जा रही है कि हमने बड़ा मार्का मार लिया है, बड़ी डिप्लोमेसी कर ली है और हम बड़ा अमन ले आए हैं, दुनिया हमारे इस किरदार को कैसे देख रही है वो हम शायद अगर दूसरे ममालिक का मीडिया और दूसरे ममालिक की जो आपस में बात हो रही है उसको देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये हम अगर से कहें कि मीडिया कैप्चर मोमेंट है, ये हम इसको ये तो कह सकते हैं, डिप्लोमेसी की हद तक देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह कि सिद्रा ने भी पॉइंट रेज किया कि यूं तो ज़ल्म खलीलजाद साहब भी बारहा पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अफगान पीस प्रोसेस जो है वो अपने नतीजे पर पहुंचने जा रहा है। मुझे बड़े एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन, ब्रेक से तो बात करते हैं मुल्क की इकॉनमी के हवाले से कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल पाकिस्तान ने किस हद तक अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लिया है और क्या हुकूमतें जो हैं इस हवाले से सोच भी रही हैं कि इस कर्जे को किस तरह से पे बैक करना है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में एक साल के दौरान 7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक 30 जून 2019 को कर्जों का हुजूम जो था वो 106 अरब था, जो 30 जून को 220 अरब डॉलर का हवाले से बता दिया गया है। दादो शुमार कुछ मुख्तलिफ है, मैं यहाँ पे ज़रा क्लियर कर दूँ आपको कि 30 जून 2019 में कर्जों का हुजूम 106 अरब डॉलर था और 30 जून 2020 में 113 अरब डॉलर, एक साल में 17 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। जबकि हम सितंबर 2018 के हवाले से बात करें तो वो काफ़ी पीछे था, जो कि बैरूनी कर्जे 96 अरब डॉलर बताए जाते हैं। अब इस सिचुएशन में हमारे पास सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं, बैरूनी कर्जों में इजाफा दिन ब दिन हो रहा है, क्या कर्ज के मामले को हुकूमतें संजीदगी से नहीं लेती हैं? यही वजह है कि कर्ज चढ़ा लेती हैं लेकिन ये मालूम नहीं होता कि इसको पे बैक किस तरह से करना है। सिद्रा आपकी तरफ आऊंगी सबसे पहले जरियाब, यहाँ पे जब हम बात करते हैं कर्ज़ों की, आई थिंक हमें ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से इसको देखना चाहिए। ये बात वाकई परेशान कुन है कि इस वक्त हमारे कर्ज़े हद से ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने अभी बहुत सारी स्टेटमेंट्स देखी अपोजिशन लीडर्स की तरफ से। शहरी रहमान साहबा ने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलवाई कि सिर्फ 2 सालों में कर्ज़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए। देखिए, किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए अगर आप इकोनॉमिक्स की रूह से बात करें, मईशत की रूह से बात करें, करंट अकाउंट डेफिसिट होना, कर्ज़े ज़्यादा होना, कर्ज़े ले लेना, ये
अहम नहीं होता, अहम ज़्यादा बात यह है कि इन कर्ज़ों को इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। पिछले 12 बरस में अगर हम देखें तो बार बार पाकिस्तान में कहा जाता है हमें नए नए फार्मूला दिए जा रहे हैं। हमें याद होगा कि शौकत अजीज़ साहब के ज़माने में हमें सिंगापुर और दुबई मॉडल्स की बात कर दी गई कि आप सर्विसेज की तरफ चले जाएँ, और सर्विसेज का अगर सर्विसेज मॉडल पर चले जाते हैं तो हमारी चांदी ही चांदी हो जाएगी। पिछले अगर हम 10 सालों पर देखें तो पाकिस्तान ने बड़े प्रॉब्लम्स देखे। हमारी सबसे अहम पॉलिसी जो हमेशा रहती है कि जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी जाए। सर आप दुनिया में कहीं ये नहीं हुआ कि कोई मुल्क अगर माशी तौर पे इकोनॉमिकली कहीं पे स्ट्रगल कर रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाकर वो अपना काम बेहतर कर सके, अपनी मईशत को बेहतर कर सके। व्हाट यू नीड इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी आपके मुल्क में जो इंपोर्ट्स आ रही हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट अगर इस तरह ज़्यादा होता है कि जो चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं मुल्क के अंदर उसमें वैल्यू एडिशन करके अगर आपने उनको बाहर भेजना है तो ये बुरी बात नहीं थी। हम अनफॉर्चुनेटली इन मफरूज़ों में फंस जाते हैं कि कर्ज कितना लिया। ज़्यादा अहम बात यह है और जो हमारे लिए परेशान कुन होनी चाहिए कि ये कर्जे लेकर हमने उसके साथ कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। हाल ही में इंटरनेशनली यूके में एक स्टडी की गई, उन्होंने कहा कि कोई भी अगर आप आइटम इंटरनेशनल मंडी में देखते हैं उसकी 98% जो कॉस्ट होती है वो उसको बनाने में जो एनर्जी जो तवानाई इस्तेमाल होती है उसमें होती है। पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल में नई आप बातें कर रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जनरेशन के लगाया जा रहा है, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे नहीं लाया जा रहा। बिजली आपकी महंगी तरीन है, कर्जे अगर आप ले भी रहे हैं तो उन कर्जों के साथ आप कर क्या रहे हैं? हमें नया टारगेट दे दिया जाता है कि हम 10 अरब नए दरख्त लगा रहे हैं, लेकिन हाउ विल बी रिटर्न बैक टू देम? आपको ये बताती चलूँ कि G20, हम FATF की वाइट लिस्टिंग की अक्सर बात करते रहते हैं। G20 ने इस वक्त जो गरीब तरीन ममालिक हैं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कर्जे का अनाउंसमेंट किया, और उसमें ये जानकर हैरत भी होती है, तकलीफ भी होती है कि पाकिस्तान इसके लिए क्वालिफाई कर गया है। इसमें पाकिस्तान की साख को इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर वे बेटर देन मेनी ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज। उनकी इकोनॉमिक हालतों से हम बहुत बेहतर हैं, लेकिन जब हम ना सिर्फ रिलीफ मांगते हैं, हम कर्जे मांगते हैं, दिस इज़ रियली डैमेजिंग फॉर पाकिस्तान। और ये वो मुद्दा है जिसमें आप किसी तरह भी हुकूमत को डिफेंड नहीं कर सकते। बहुत शॉर्ट टर्म विजन है, हमारे पास लॉन्ग टर्म कोई होप, कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ करप्शन या सिर्फ इन चार्जेस को कि हम बेहतर कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंज की कोई बात नहीं कर रहा। ये कर्जे आगे जाके पाकिस्तान के लिए बहुत एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हमें डाल सकते हैं। NBC हाँ, गालिब शायद थे कि कर्ज की पीते थे मैं, और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो फाका मस्ती तो हम मस्त मौला हैं। कर्ज़े पे कर्जा, कर्ज़े पे कर्जा, सूद पे सूद, सूद दर सूद, नस्ल दर नस्ल। आप 2008 से आज का तक का ग्राफ निकाल लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितना बड़े बोझ में हैं। कि हम एक साहूकार से कर्ज़ लेते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और फिर उसको कर्ज़ वापस करने के लिए दूसरे साहूकार के पास जाते हैं, फिर हम कशकोल निकालते हैं, हम जाते हैं मशरक़ वस्ता में, वो हमें धुतकार देते हैं, कहते हैं हमें पैसे तो चाहिए। फिर वो आपको कुछ कर्ज़ दे देते हैं, कुछ उधार दे देते हैं, कुछ भीख में देते हैं आपको, आपके बैंक में कुछ पैसा रख देते हैं, और जब गुस्सा आता है तो कहते हैं पैसे वापस करो हमारे। बात सही है उनकी कि जब पैसे उधार लिए हैं यार तो अकड़ना किस बात का? ये कौमों की खुद मुख्तारी को रहन रखने के बराबर है। कोई भी हुकूमत, मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जिन जिन हुकूमतों ने पाकिस्तान को कर्ज़ों के बोझ में दबाया है, नाम उसके आपके सामने पड़े हुए हैं, वो सब इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने कौम को रहन रख दिया है, हमारे बच्चे बच्चे को रहन रख दिया है। अभी जो कर्ज़ा लिया है उन्होंने क्या किया इस कर्ज़े का? बिल्कुल सही कह रही है सिद्रा, क्या हुआ इस कर्ज़े? क्या कहाँ लगा ये कर्ज़ा? ये कर्ज़ा आपने फिर अपने रिजर्व में डाल दिया, ये दिखाने के लिए कि मेरे पास रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, और फिर आपने 70 करोड़ की पेमेंट कर दी। आप पेमेंट किए जा रहे हैं, वो कर्जा ले रहे हैं 3 और सालों में पेमेंट भी कर रहे हैं। 2018 से अगर हम आज की बात करें 2020 की, तो पाकिस्तान ने 17 अरब डॉलर का नया गैर कर्जा लिया है। तो हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क की जो इकोनॉमी है उसमें दिन ब दिन कर्जा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और 3 सालों के दरमियान पाकिस्तान ने इस वक्त 17 अरब डॉलर का कर्जा अपने सिर चढ़ा लिया है। लेकिन हुकूमतें हमारी ये सोचना भूल जाती हैं कि इस कर्जे को पूरा किस तरह से करना है, किस तरह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, और कौन कौन से ऐसे नए प्रोजेक्ट पर काम करना है कि इसे कम किया जा सके। मुजम्मिल साहब बताएगा, हमारे यहाँ तो कोई नया प्रोजेक्ट उस तरह से कोई शुरू भी नहीं हुआ कि हम ये कैसे कि उस पर काम करके हम इन कर्जों को पूरा कर सकते हैं।
देखें, पहली हुकूमतों ने तो जो कर्जे लिए उसकी उन्होंने करप्शन की और बाहर असासे बनाए और वो लूट कर मुल्क से बाहर ले गए वो कर्ज़ों के सारे पैसे। और इस हुकूमत ने तो कोई करप्शन नहीं की है और ये करप्शन फ्री हुकूमत है। और मुझे यकीन कामिल है कि ये जो कर्ज़े लिए गए हैं इनमें से एक पैसा भी करप्शन का बाहर मुल्क से नहीं गया है। और पिछली हुकूमतों ने जो कर्ज़े लिए उससे उन्होंने बिजली के प्लांट लगाए, मेट्रोज़ बनाई और देखें ना जी, लाहौर में ऑरेंज लाइन बना दी कर्ज़ा लेकर जिसकी ज़रूरत ही कोई नहीं थी। और फिर उसके बाद उन्होंने मोटरवेज बना दी कराची से लाहौर तक जिसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छी भली जीटी रोड मौजूद थी, क्या ज़रूरत थी। और वो कर्ज़ लेकर ये प्रोजेक्ट्स बनाते रहे जिसकी पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं थी। हम तो बिजली के बगैर भी गुजारा कर सकते थे। अब मुशर्रफ ने अगर अपने पूरे दौर में कोई बिजली नहीं बनाई और फिर रेंटल के सारे केसेस होते गए और अगर उसके बाद बिजली जब हमारे यहाँ 16 घंटे लोड शेडिंग पहुँच गई तो उसके बाद कुछ ज़मीन से तेल तो नहीं निकल आया क्या हमने बिजली बना ली सारी और वो बिजली आज हमसे मैनेज नहीं हो रही। लेकिन वो हुकूमतें बहुत बुरी थीं। उन हुकूमतों के दौर में जब डॉलर 1 रुपया बढ़ता था तो वो करप्शन की वजह से बढ़ता था। उसकी वजह करप्शन थी, कर्ज की वजह करप्शन थी। मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि आज जब करप्शन नहीं है और एक शफाफ हुकूमत है पाकिस्तान में तो ना कोई मंसूबा लग रहा है, ना महंगाई कम हो रही है, ना टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, ना कर्ज कम हो रहा है। हो क्या रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि वो चोर जाती दफ़ा टैक्स भी सारा ले गए जो उनके दौर में टैक्स होता था, जीडीपी भी वो चोर अपने साथ ले गए, तरक्की भी अपने साथ ले गए, खुशहाली भी अपने साथ ले गए और सिर्फ कर्जे ही छोड़ गए इनके लिए। और ये वो और कर्जे लेते जा रही है और इनके पास दिखाने के लिए वो दरख्त भी नहीं है। हाँ। जो ये दरख्त कहते हैं उन पर नैब ने जब तहकीकात अब शुरू की हैं थोड़ा मंजरनामा बदलने के बाद और अब जब नैब ने दूसरी तरफ उन दरख्तों की तहकीकात शुरू की हैं तो वो दरख्त भी नजर नहीं आ रहे जिनकी बड़ी कहानी हम सुनते थे। और उनकी जो दास्तान नैब बाहर लेके आ रहा है वो भी होशरुबा है। ठीक है जनरल साहब को क्लिप प्लीज। बात यह है कि कर्जा आप लेते हैं जैसे अभी सिद्रा ने भी बात की उसका इस्तेमाल और दो ही तरीके हैं कि या तो आपकी आमदन बढ़े और आमदन अगर उतनी नहीं बढ़ रही तो फिर आपको कफायशारी अंदर करनी चाहिए। कफायशारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपका गर्दशी कर्जा बढ़ता जा रहा है, आपके जो जितने भी हमारे नेशनल एंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट के पब्लिक एंटरप्राइजेज, वो घाटे में जा रहे हैं, उनको आप पैसा दे दे के तो उनका घाटा पूरा कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि हम लिंक कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को कि जनाब वो इकोनॉमिक जोन्स बनेंगी, वहां इंडस्ट्री आएगी, उसको भी बड़ा वक्त लगेगा। असल चीज ये है कि जब आप कर्जा लेते हैं तो कर्जा उतारने की पहले एक प्लान पास होनी चाहिए। अभी तक हमारे पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। आप मेट्रो बस चलाते हैं तो अगर उसका घाटा ये जो मंसूबे हैं ये जुल्म अपनी कौम के साथ, ठीक है क्योंकि आपको सब्सिडीज देनी पड़ती है। कभी आप कर्जे की कोई चीज बनाएं हो गया है मुझे तो उस प्रोजेक्ट को कर्जा उतारने का साथ उसका इंतजाम होना चाहिए। ठीक है ज़गम साहब, वेरी क्विकली विद इन 30 सेकंड्स। जी देखिए, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है और इसी वजह से ख़तरनाक है कि एक तो जो इस वक्त कर्ज ले रहे हैं जो तारीखी कर्ज हैं जितने कभी तारीख में नहीं ले गए वो डेवलपमेंट पर इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो ग्रोथ पर इस्तेमाल नहीं हो रहे और इसी वजह से इनको वापस करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है इसमें इन कर्ज़ों का हमें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा और इन कर्ज़ों की वजह से वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जिसकी वजह से हुकूमत की आमदनी में इजाफा हो और इन कर्ज़ों को फिर वापस किया जा सके। ठीक है, हम अपने इकोनॉमी पॉलिसी और ग्रोथ रेट पर अगर नजरसानी कर लें तो हो सकता है कि इस कर्जों के बोझ तले निकल सके, लेकिन मौजूदा सिचुएशन ये जाहिर कर रही है कि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और मेहमानों को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।